Hello my dear viewers, I welcome you all to Soumya's Academy. Today in this lecture we are going to start a new chapter of class 9 science. That is, we will discuss force and laws of motion. Force and laws of motion के बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे. Before we start the lecture of force and laws of motion, I would like to recall the previous chapter what we have learnt, that is in the chapter of motion. In the motion chapter we had discussed and we had find out the definition of motion on the basis of displacement, velocity as well as acceleration. Displacement, velocity and acceleration के बेसिस पे हम लोग वहाँ पे मोशन का डेफिनेशन निकाले थे, है कि नहीं है? एंड वहाँ पे जब हम देख रहे थे कि a body was in the rest, sometime when a body was moving it came to rest, yes or no? And the body which was in the initially in the rest position, it was moving with certain velocity. Sometimes the velocity of the body was increasing, sometimes the velocity was being decreased, acceleration was increasing, acceleration was constant, yes or no? So there were so many phenomena which we have discussed in the chapter of motion. And यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे व्हाट वर द कॉजेस फॉर व्हिच द एक्सेलरेशन वाज इंक्रीजिंग, द वेलोसिटी वाज इंक्रीजिंग, द मूविंग बॉडी केम टू रेस्ट, यस और नो? एक बॉडी चल रहा है कुछ समय बाद वो रेस्ट में आ जाता है कि नहीं? एक बॉडी रेस्ट में था वो मोशन में आ जाता है कि नहीं? किसी का वेलोसिटी इंक्रीज हो जाता है तो किसी का वेलोसिटी डिक्रीज हो जाता है. ऐसा क्यों होता है? वहां पे हम लोग जो इफेक्ट सब देखे थे उसका कारण यहाँ पे ढूंढेंगे, है कि नहीं? उसका जो कारण है, उसका जो रीजन है क्यों ये सब होता था, दैट वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर, दैट इज इन द चैप्टर ऑफ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन. ठीक है? सो लेट्स बिगिन द चैप्टर, दैट इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन. Before we go to the definition of force, I would like to give some examples to you. Okay, suppose a body is moving, yes or no? Suppose a body is moving, या फिर a ball is rolling on the surface, and after some time you see that the ball stops by itself, yes or no? Suppose a body was in a football was in rest position, I kicked it and it moved, उसका मोशन स्टार्ट हो गया जब उसको किक किया, yes or no? When I was moving along a curved path, my car was moving along a curved path. At that time, ये अगर सपोज एक कर्व्ड पाथ है, इस कर्व्ड पाथ में मेरा कार चल रहा था, ठीक है? जब मैं इस कर्व्ड पाथ में मेरा गाड़ी टर्न लेने लगा, at that time I was jerked outwards, है कि नहीं? बाहर की तरफ मैं खींचा गया, है कि नहीं? So these were the so many phenomena which I have told you. ये सब नो. सो ये सब क्यों होता है? ये सब होने के पीछे कारण क्या है कि नहीं? सिंपली ये सब हो रहा है इसीलिए बिकॉज देयर इज समथिंग एक्टिंग अपॉन इट. इसके ऊपर कुछ काम कर रहा है, कुछ एक्सटर्नल एजेंट के रूप से कोई इसके ऊपर इफेक्ट डाल रहा है, ठीक है? एंड व्हाट इज दैट? दैट इज नथिंग, सिंपली इट इज द फोर्स. वो क्या है? आपका फोर्स ही है. वो फोर्स के चलते क्या हो रहा है कि अगर एक बॉडी रेस्ट में है वो मोशन में आ जाता है, अगर एक बॉडी मोशन में है तो रेस्ट में आ जाता है कि नहीं? अगर एक बॉडी मूव कर रहा है कर्व्ड पाथ में तो उसके अंदर जो पैसेंजर्स का या फिर कोई व्यक्ति बैठे हैं तो बाहर की तरफ खींचा जा रहे हैं. सो ऑल दिस इफेक्ट्स व्हिच यू सी हियर, ऑल दीज आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फोर्स. ऑल दीज आर ड्यू टू द फोर्स. फोर्स के चलते ये सब हो रहा है, ठीक है? Suppose we will go and to open the door, I will have to pull it, yes or no? If I want to open the door, then I will have to pull it, and if I want to close the door, then I have to push it. है कि नहीं? दरवाजा खोलने के लिए मेरे को उसको खींचना पड़ेगा, या फिर दरवाजा को बंद करने के लिए मुझे उसको पुश करना पड़ेगा, है कि नहीं? सो ये जो दैट मीन्स यहाँ पे एक बॉडी का जो पोजीशन उसको चेंज कर रहा हूँ, है कि नहीं? दरवाजा बंद था, उसको मैं खोला, है कि नहीं? मतलब कि उसका पोजीशन में चेंज हुआ, है कि नहीं? तो उसका जो पोजीशन चेंज हुआ, उसका पोजीशन चेंज करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ा? आई हैव टू अप्लाई एन एक्सटर्नल एजेंट,
दैट इज द फोर्स, है कि नहीं? सो इफ वी विल गो टू राइट द डेफिनेशन ऑफ फोर्स, देन इट्स डेफिनेशन विल बी, द डेफिनेशन ऑफ फोर्स विल बी a push or pull is known as force. A push or pull is known as force. A push or pull is known as force. दिस इज द कॉन्क्रीट डेफिनेशन ऑफ फोर्स। अगर कहीं पे हम कुछ कोई ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं या फिर कोई ऑब्जेक्ट को हम पुल कर रहे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। सपोज यू विल से दैट सपोज एक बॉडी यहाँ पे रखा हुआ है, उस बॉडी को मैं क्या कर रहा हूँ, उसको मूव करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे सपोज मैं फोर्स लगा रहा हूँ इसके ऊपर, ठीक है? अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, दैट मींस आई एम पुशिंग इट। यस और नो? आई एम पुशिंग इट, है कि नहीं? अगर मैं इसको निकालना चाहूंगा, ये है जो व्हाइट बोर्ड लगा है, मैं उसको निकालना चाहूंगा, देन आई विल हैव टू पुल इट। यस और नो? बिकॉज़ इट इज अटैच्ड विद ए क्लिप, है कि नहीं? अगर मैं चाहूंगा तो उसको पुल करूंगा, है कि नहीं? तब उसका पोजीशन चेंज होगा। यस और नो? सो द पुश और पुल इज नोन एज ए फोर्स। जो पुश और पुल होता है उसी को हम फोर्स कहते हैं। तुम ये कहोगे कि सर अगर एक बॉडी का फोर्स के चलते अगर एक बॉडी का पोजीशन चेंज हो जाएगा तो क्या हम उसको फोर्स नहीं कहेंगे क्या? यस, you are also right, but that is the effect of force, that is not the definition of force, है कि वो फोर्स का एक इफेक्ट है। सो फोर्स का क्या इफेक्ट है, चलिए अभी देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। Here I have written the effects of force. Force का क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, ठीक है? A force can move a stationary body. A force can stop a moving body. A force can change the speed of a moving body. A force can change the shape of a body. And finally, a force can change the direction of a moving body. So let us discuss one by one in detail. A force can move a stationary body. Stationary means the body which is in the rest position. जो body rest में, that is known as the stationary body. And when we will apply a force, then it can move a stationary body. The body which is in rest, it can move. Suppose here this is the marker pen which is in the rest position. Yes or no? I will apply some force. That is, this is the force that I am applying. Okay. So due to this force, I am pushing it, yeah, or I am pulling it. Due to my push or pull, this marker pen is moving. That's why we can say that a force can move a stationary body, right? तो ये जो 500 पॉइंट है ये आपका इफेक्ट ऑफ फोर्स है। फोर्स अप्लाई करने से क्या क्या होता है, फोर्स के वजह से ये सब चेंज हो सकता है एक बॉडी के अंदर, ठीक है? अगर एक बॉडी है ये, इसके अंदर ये whether it may be रेस्ट और मोशन, अगर ये मोशन में रहेगा तो क्या होगा फोर्स लगने से, अगर ये रेस्ट में है तो उसके ऊपर फोर्स लगने से क्या होगा। सो दीज आर द 5 इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। द सेकंड वन इज द ए फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी। ए फोर्स लगने से क्या होता है कि स्टॉप, इट कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी। मूविंग बॉडी मींस द बॉडी व्हिच इज इन मोशन, जो बॉडी मूव कर रहा है, दैट इज द मूविंग बॉडी। एंड व्हेन वी विल अप्लाई ए फोर्स ऑन दैट मूविंग बॉडी, इट कैन स्टॉप इट, स्टॉप द मूविंग बॉडी। सपोज एक साइकिल सामने से आ रहा है, ठीक है? आपके फ्रेंड साइकिल लेके सामने से आ रहा है, आप क्या किए, उसको सामने से उसको फोर्स लगा लिया, उसका हैंडल को पकड़ लिए, धीरे धीरे क्या होगा, वो साइकिल क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। जो साइकिल रुक गया, आप उसके ऊपर क्या किए, वी अप्लाइड सम अमाउंट ऑफ फोर्स ऑन दैट साइकिल, है कि? तो साइकिल के ऊपर आप कुछ फोर्स अप्लाई किए। फोर्स अप्लाई किया मतलब यू आर पुशिंग इट, आप उसको पुश कर रहे थे। ड्यू टू योर पुशिंग दैट साइकिल केम टू रेस्ट, या फिर बंद हो गया, है कि नहीं? तो अगर कोई बॉडी मोशन में है, उसका स्पीड को भी हम क्या कर सकते हैं, मतलब उसको स्टॉप भी कर सकते हैं। अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है, मोशन में है, तो हम उसको स्टॉप भी करा सकते हैं, हम उसको रोक भी सकते हैं बाय अप्लाइंग फोर्स, ठीक है? थर्ड वन इज द फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी। ये फोर्स लगने से क्या होता है कि अगर एक बॉडी ये मूव कर रहा है तो उसका स्पीड बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है,
समझ में आ रही है? इट्स स्पीड में इंक्रीज और इट में डिक्रीज, बट द इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ द फोर्स विल हैपन ओनली व्हेन देयर इज सम अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। ठीक है, जब एक बॉडी के ऊपर हम कुछ फोर्स लगाएंगे, ड्यू टू दैट फोर्स के चलते क्या होगा, उसका स्पीड इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। ठीक है, उसका एग्जांपल देख लेते हैं। when a car is moving along a road, जब एक रोड के ऊपर कार चल रही है, at that time when the driver applies the brakes, ठीक है, जब ड्राइवर क्या करता है, ब्रेक अप्लाई कर देता है, उसी समय क्या होता है कि he applies some amount of force, है कि वो कुछ फोर्स डालता है किसके ऊपर, ब्रेक पेडल के ऊपर। ब्रेक पेडल के ऊपर वो जब फोर्स लगाता है, ड्यू टू दैट फोर्स द स्पीड ऑफ द कार चेंजेस, दैट मींस इट रिड्यूसेस। यस और नो, उसका फोर्स क्या हो जाता है, मतलब उसका स्पीड क्या होता है, रिड्यूस होता है ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, है कि नहीं। एंड सपोज आई विल से दैट ए साइकिल वाज रनिंग बाय आवर फ्रेंड, हमारा फ्रेंड क्या कर रहा था, साइकिल चला के जा रहा था, मैं क्या किया, पीछे से उसको पुश किया। When I pushed from the back side of the cycle, then definitely the speed of the cycle will increase. तो साइकिल का स्पीड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर मैं उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाता तो उसका स्पीड इंक्रीज होता क्या, डेफिनेटली नो, क्योंकि यहाँ पे उसके ऊपर कोई फोर्स लगा ही नहीं। जब फोर्स नहीं लगेगा तो उसका इफेक्ट कुछ दिखेगा ही नहीं, दैट मीन्स उसका स्पीड में कोई चेंज होगा नहीं। समझ रहे हैं? और नेक्स्ट क्या है, ए फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ ए बॉडी। फोर्स लगाने से क्या होता है कि एक बॉडी का शेप चेंज हो जाता है। सपोज आप लोग देखे होंगे, बलून देखे होंगे घर पे, गुब्बारा जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये जो बलून है, बलून को मैं पकड़ के ऐसे प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है, प्रेस करने से क्या होगा, उसका जो शेप है, उसका शेप क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है कि नहीं। जब हम कपड़े धोने के बाद जब हम उसमें से पानी को बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं, उसको ट्विस्ट कर देते हैं, इसको निचोड़ देते हैं, एट दैट टाइम इट्स शेप आल्सो गेट्स चेंज। उस समय उसका शेप भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। एंड अगर हम उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाते तो उसका शेप बिल्कुल चेंज नहीं होता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो दिस वाज आल्सो एन इफेक्ट ऑफ फोर्स। एंड द फाइनल इज द A force can change the direction of a moving body। जो फोर्स होता है वो क्या करता है कि एक बॉडी का डायरेक्शन को भी चेंज कर देता है। सपोज आई विल थ्रो अ स्टोन इनटू द स्काई, मैं ऊपर क्या करूंगा, एक पत्थर को फेंक दूंगा। जब मैं ऊपर की तरफ एक पत्थर फेंक रहा हूं, द डायरेक्शन ऑफ द स्टोन इज लाइक दिस, ऐसे पत्थर ऊपर गया था, है कि नहीं। बट आफ्टर सम टाइम यू विल सी दैट द स्टोन इज अगेन कमिंग डाउनवर्ड। इट वाज इनिशियली मूविंग लाइक दिस, ऊपर की तरफ जा रहा था, but right now I am seeing that after some time, after covering some distance, again the stone is coming downward। डाउनवर्ड की तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ध्यान दीजिए, जब जा रहा था उसका डायरेक्शन था अपवर्ड, है कि नहीं, ऊपर की तरफ वो जा रहा था। एंड when it is coming backward, at that time its direction is downward। जाते समय उसका डायरेक्शन अपवर्ड की तरफ था, and when it is returning its direction is towards ground, है कि नहीं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सो उसका डायरेक्शन कैसे चेंज हुआ, डेफिनेटली देयर इज सम एक्सटर्नल एजेंट ड्यू टू व्हिच इट्स डायरेक्शन इज चेंज्ड। ऑटोमेटिकली किसी का डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, क्योंकि ए फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी। एक फोर्स ही एक ऐसा एजेंट है जो एक मूविंग बॉडी का डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे कोई फोर्स है जो उसका डायरेक्शन को चेंज किया है। व्हाट इज दैट फोर्स? दैट फोर्स इज नॉन अदर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या किया है, उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींच के लाया है। समझ में आ गया? जिसके चलते क्या हुआ है कि द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉडी और मूविंग स्टोन इज चेंज्ड एंड इट हैज बिकम रिवर्स्ड, है कि नहीं, उसके चलते उसका डायरेक्शन चेंज। ये बस एक एग्जांपल दिया है, हर इफेक्ट का बहुत सारे एग्जांपल्स है, ठीक है। जैसे कि डायरेक्शन का बात करेंगे तो क्रिकेट खेलते हैं हम लोग, सपोज उधर से सेनवर बॉलिंग कर रहे हैं और इधर से मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर बल्ला पकड़ के खड़े हैं, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन से वो गेंद को फेंके हैं सचिन तेंदुलकर, उसको बैट से उसका डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। बॉल जिस डायरेक्शन से आया था उसी डायरेक्शन में थोड़ी ना जा रहा है, उसका डायरेक्शन चेंज हुआ कि नहीं हुआ? कैसे चेंज हुआ? बाय एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। उसमें सचिन तेंदुलकर क्या किए, उसके ऊपर कुछ फोर्स लगाया, ड्यू टू दैट फोर्स द डायरेक्शन ऑफ द बॉल इज चेंज्ड।
ठीक है. So these were the effects of force. Next we will discuss about types of force. Now we will discuss about types of force. ठीक है कि force कितने टाइप के हैं. The force is categorized into two categories. The first one is the balanced force and the second one is the unbalanced force. Okay, the first one is balanced and the second one is unbalanced force. ठीक है. So let us discuss one by one कि force क्या क्या है, balanced force क्या है and unbalanced force क्या है. ठीक है. बैलेंस्ड फोर्स का अगर बात करेंगे उसका डेफिनेशन आपका ये हो जाएगा. पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं फिर उसको डिस्कशन करेंगे. ठीक है. बैलेंस्ड फोर्स, उसका डेफिनेशन क्या होगा. इफ द resultant of all the forces acting on a body is zero. If the resultant of all the forces acting on a body is zero, then it is said to be balanced force. It is said to be balanced force. Balanced force क्या है? If the resultant of all the forces acting on a body is zero, then it is said to be balanced force. ठीक है. उसका मतलब क्या है कि सपोज एक बॉडी है उसके ऊपर बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं. हाँ, एक चीज आप ध्यान दीजिए. बैलेंस्ड फोर्स कहने का मतलब ये है एक फोर्स बैलेंस तब होता है when there are more than one force is acting on a body. एक बॉडी के ऊपर जब एक से ज्यादा फोर्स लग रहा है then we can talk about, we can say whether it is balanced or unbalanced. है कि नहीं. बैलेंस या अनबैलेंस होने के लिए हमको क्या चाहिए, more than one force का रिक्वायरमेंट है. ठीक है. without more than one force we can't say that whether it is balanced or unbalanced. Okay. If the resultant of all the forces acting on a body is zero, suppose एक बॉडी के ऊपर बहुत सारे फोर्स लग रहा है और जितने भी फोर्स लग रहा है उनका रिजल्टेंट क्या है, जीरो है. रिजल्टेंट जीरो मतलब क्या है कि सारे के सारे फोर्स मिलने के बाद उनका रिजल्ट जीरो हो जाता है. ठीक है. सारे के सारे फोर्स मिलने के बाद वो एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं या फिर नेट रिजल्टेंट उनका जीरो हो जाता है. कैसे जीरो होता है देखिए. Then it is said to be balanced force. तब तक हम उसको क्या कहते हैं, बैलेंस्ड फोर्स. देखिए सपोज यहाँ पे एक सरफेस है. ठीक है. ये सरफेस के ऊपर here I have put an wooden block. है क्या. इसके ऊपर वुडन ब्लॉक लकड़ी का एक रखा हुआ बड़ा सा ब्लॉक. ठीक है. And from this direction I am pushing it. ठीक है. This is my force. I am applying this amount of force. हाँ, remember the force is denoted by F. फोर्स को हम F से डिनोट करते हैं. ठीक है. सपोज दिस इज द फोर्स दैट आई एम अप्लाइंग एंड दिस वुडन ब्लॉक हैज इट्स ओन वेट. है कि इसका जो अपना खुद का एक वेट है, दैट वेट इज आल्सो ए फोर्स. ठीक. इसको हम आगे डिस्कशन करेंगे. ठीक है. बस एग्जांपल के लिए हम इसको बता रहे हैं. ठीक है. दैट वेट इज आल्सो ए फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ द वेट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सरफेस. सरफेस की तरफ हमेशा रहता है वेट का डायरेक्शन. ठीक है. तो वेट का डायरेक्शन W है, वेट उसका डायरेक्शन इधर हो गया. एंड ड्यू टू दैट W देयर इज ए रिएक्शन फोर्स फ्रॉम द सरफेस. ये जो सरफेस आपका दिख रहा है ये सरफेस का भी एक रिएक्शन फोर्स है व्हिच इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द वेट ऑफ द बॉडी. ठीक है. अगर वेट बॉडी का वेट का डायरेक्शन इधर है तो उसका रिएक्शन फोर्स का डायरेक्शन ऊपर की तरफ रहेगा. आपको अभी थोड़ा सा समझने के लिए दिक्कत होगा बिकॉज ये क्या है कि आप उसको पढ़े नहीं हो. ठीक है. जो वेट है वेट का डायरेक्शन हमेशा ग्राउंड की तरफ रहता है और उसका एक रिएक्शन फोर्स रहता है जो कि सेम अमाउंट का फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है. जो कि आप लोग पढ़ोगे आगे पढ़ेंगे आप लोग आगे चल के. एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. ठीक है. तो ये अगर W हो गया तो ये भी कितना होगा, रिएक्शन फोर्स. एंड दैट रिएक्शन फोर्स R इज इक्वल टू W. ठीक है. R जितना है W भी उतना ही है. ठीक है. लेकिन यहाँ पे मेरे पास फोर्स एक ही तो अप्लाई किया हूँ. कौन सा है, दैट इज फोर्स. मैं खुद अप्लाई किया हूँ बट ये जो वेट एंड रिएक्शन दिस इज ड्यू टू द वेट ऑफ द बॉडी. ठीक है.
and when I am pushing the object in this direction, then what will happen? There is a contact surface of the wooden block and the surface. जिस सरफेस के ऊपर रखा हुआ है वो वुडन ब्लॉक, वो दोनों के कांटेक्ट सरफेस में एक फोर्स काम कर रहा है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। एंड द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। जो फोर्स में अप्लाई किया हूं उसके अपोजिट डायरेक्शन में मेरा कौन सी फोर्स रहेगा? फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। वो कौन सी फोर्स है? फ्रिक्शनल फोर्स। एंड इफ now you can see that there are four forces acting on the body. The first one is the applied force, second one is the frictional force which is opposite to the direction of applied force, yes or no? Third one is the weight of the body, that is also a force, and R is the reaction force which is due to the weight of the body and it is equal to the weight of the body, है कि बॉडी का वेट जितना है सेम अमाउंट का एक रिएक्शन फोर्स रहेगा, ठीक है। दैट इज द R and I have already told you that R is always equal to the W, again R always W के बराबर होगा, ठीक है। So R and W दोनों opposite direction में है, so they will balance each other, ठीक है ना। मैं यहाँ पे जितना फोर्स लगा रहा हूँ उधर से मैं अगर उतना ही फोर्स लगाऊंगा तो मेरा हाथ कहीं, कोई भी हाथ कहीं नहीं जाएगा। ये ऑब्जेक्ट है, मैं इधर से भी खींच रहा हूँ, इधर से भी उसको खींच रहा हूँ, अगर दोनों फोर्स मेरा सेम हो गया तो उसका मूवमेंट होगा क्या? तो मार्कर पेन के ही लेगा? डेफिनेटली नो। इसका पोजीशन बिल्कुल चेंज नहीं होने वाला है अगर दोनों फोर्स सेम होंगे। सिमिलरली व्हाट हैपेंस, सो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या होता है? हियर इट इज द अप्लाइड फोर्स एंड हियर इट इज द फ्रिक्शनल फोर्स। अगर ये दोनों भी अगर बराबर हो जाएंगे देन द नेट रिजल्टेंट विल बी 0, है कि नहीं? दैट मींस देयर विल बी नो चेंज इन द पोजीशन ऑफ द बॉडी। तो बैलेंस्ड फोर्स के केस में क्या होता है? नो चेंज इन द पोजीशन ऑफ ए बॉडी। बॉडी का पोजीशन में कभी चेंज नहीं होता है व्हेन इट इज ए बैलेंस्ड फोर्स। समझ में आ रही है? सपोज आप देखे होंगे कि जब रस्सी को खींचते हैं उधर से 5 लोग खींच रहे हैं, इधर से 5 लोग खींच रहे हैं, ठीक है। खींचने के बाद देख रहे हैं कि वहां पे उसका रस्सी में उसका पोजीशन, रस्सी का जो पोजीशन है, रस्सी जहां पे था वहीं पे है, उसका पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा है। दैट मींस सेम अमाउंट ऑफ फोर्स इज बीइंग अप्लाइड फ्रॉम बोथ द साइड्स। मतलब कि इस साइड से जितना फोर्स लग रहा है इधर से भी उतना ही फोर्स लग रहा है खींचने के लिए, है कि नहीं? इस साइड के लिए फोर्स लग रहा है, इधर से कुछ लोग खींच रहे हैं, इधर से भी कुछ लोग उसको खींच रहे हैं, लेकिन दोनों का फोर्स क्या है? इक्वल है। ये वाला फोर्स, ये वाला फोर्स, दोनों क्या है? सेम फोर्स, इक्वल अमाउंट का फोर्स है, बट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज ऑपोजिट, ठीक है। लेकिन दोनों फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम अमाउंट का फोर्स लग रहा है, दैट्स व्हाई देयर इज नो चेंज इन द पोजीशन ऑफ द बॉडी। इस प्रकार का फोर्स का हम क्या कहते हैं? बैलेंस्ड फोर्स। समझ में आएगा? नेट इफेक्ट उसका क्या हो जाएगा? 0 होगा। बट हम लोग ये बोले कि नेट इफेक्ट उसका 0 रहेगा, मतलब कि नेट रिजल्टेंट उसका 0 रहेगा। इफ a balanced force is applied on a body, there will be no change in the position of a body, but that doesn't mean that there will not be any change in the shape of a body. There may be change in the shape of a body due to balanced force. बैलेंस्ड फोर्स के चलते एक बॉडी का पोजीशन चेंज नहीं होगा, वो सही है, बट उसका शेप चेंज हो जाएगा, हो सकता है। कैसे शेप चेंज होगा? सपोज यहाँ पे एक स्प्रिंग है, ठीक है। एक स्प्रिंग को मैं इस तरफ से खींच रहा हूँ, इस तरफ से खींच रहा हूँ, दोनों तरफ से सपोज मैं स्प्रिंग को पुल कर रहा हूँ, ठीक है। दिस इज द स्प्रिंग। ओरिजिनली द स्प्रिंग वाज लाइक दिस, ओके। मैं इधर से, ये हुक है, मैं क्या कर रहा हूँ? इधर से खींच रहा हूँ, इधर से भी खींच रहा हूँ, ठीक है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द forces that I am applying, and that force is balanced force, क्योंकि यहाँ पे जितना फोर्स लग रहा है यहाँ पे सेम अमाउंट का फोर्स लग रहा है। The force is the balanced force, but that doesn't mean that there won't be change, there will be no change in the shape of a body. इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बैलेंस फोर्स लगाऊंगा तो उसका शेप में चेंज नहीं होगा। फोर्स लगने से क्या होगा? तो स्प्रिंग था वैसे ऐसे 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 करके क्या हो गया? स्ट्रेच हो गया, है कि जब ये स्ट्रेच हो गया है, we can say that its shape is changed. This was the initial shape and this is the final shape. ठीक है। इसमें से हमको ये सीखने के लिए मिला कि अगर हम एक बॉडी के ऊपर बैलेंस्ड फोर्स लगा रहे हैं, then there will be no change in the position of the body. उसका पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो सकता है, but there may be change in the shape of the body. उसका शेप में कुछ चेंज हो सकता है, ठीक है। This was for balanced force. Next we will discuss now about unbalanced force.
बैलेंस्ड फोर्स के बारे में मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा यहाँ पे। जो बैलेंस्ड फोर्स हम अभी पढ़ रहे थे, मैं तो ये बताया कि अगर एक बॉडी रेस्ट में है, बैलेंस्ड फोर्स लगने से वो बॉडी वही रेस्ट में ही रहेगा, उसका पोजीशन में कोई चेंज नहीं होगा। अगर मान लो कि एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, सपोज यहाँ पे एक साइकिल है जो कि 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड में चल रही है, इस डायरेक्शन यूनिफॉर्म स्पीड में चल रहा है, और उस बॉडी के ऊपर, उस बाइसाइकिल के ऊपर मैं एक बैलेंस्ड फोर्स लगाया। कौन सी फोर्स? इट इज ए बैलेंस्ड फोर्स। जब मैं उसके ऊपर एक बैलेंस्ड फोर्स लगाया, मैं ये बात लोगों को बताया हूं, तो कि उसका जो बैलेंस्ड फोर्स लगने से क्या होता है, उसका पोजीशन में चेंज नहीं होता है कि नहीं? तो अगर ये बैलेंस्ड फोर्स एक साइकिल के ऊपर भी मैं लगाऊंगा, तो वो जो जिस डायरेक्शन में जितना स्पीड में चल रहा था उतना ही स्पीड में चलेगा, वो बैलेंस्ड फोर्स का कोई इफेक्ट उसके ऊपर काम नहीं करेगा। समझ में आ रही है? वो बैलेंस्ड फोर्स लगने से वो साइकिल का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, उसका स्पीड इंक्रीज नहीं होगा, स्पीड डिक्रीज भी नहीं होगा, और वो स्टॉप भी नहीं हो जाएगा। समझ में आ रही है? बैलेंस्ड फोर्स लगने से एक बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसका मोशन में कोई चेंज या फिर कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, कितना भी आप बैलेंस्ड फोर्स लगा लीजिए एक यूनिफॉर्म बॉडी के ऊपर, तो उसका कोई मतलब कि उसका स्पीड में, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट अनबैलेंस्ड फोर्स। सेम एग्जांपल, बस यहाँ पे क्या है कि जितने सारे फोर्स एक बॉडी के ऊपर लगेगा उसका रिजल्टेंट क्या होना चाहिए? नॉट जीरो। दैट मींस वो जीरो नहीं होगा। इन केस ऑफ बैलेंस्ड फोर्स रिजल्टेंट जीरो हो रहा था, ठीक है, बट इन केस ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स द रिजल्टेंट विल नॉट बी जीरो। ठीक है, देखते हैं उसका एक एग्जांपल। सपोज यहाँ पे एक कार खड़ा है, क्या है? दिस इज ए कार व्हिच इज स्टैंडिंग ऑन ए सरफेस। इस सरफेस के ऊपर खड़ा है एक कार। ठीक है, मोटू पतलू का कार है। ठीक है, तो ये जो कार यहाँ पे खड़ा है, सपोज हियर आई एम पुशिंग, दैट इज द फोर्स, एंड इधर से क्या रहेगा? डेफिनेटली ये व्हील और सरफेस के बीच में कौन सी फोर्स रहेगा? फ्रिक्शन फोर्स, एंड दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। है कि नहीं? दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। ठीक है, एंड the weight of the body is always downward, and due to the weight there is a reaction force which is opposite to the weight of the body, है क्या? and both reaction force is equal to weight of the body। बता चुका हूं मैं आपको ऑलरेडी, है क्या? वो बराबर होता है। क्यों होता है हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो weight is equal to reaction force, and ये फोर्स लगाने के बाद मैं क्या देख रहा हूं? my car is being moved from that place to दिस प्लेस। उसके बाद मैं ये देख रहा हूँ कि जो कार था मेरा वो यहाँ से यहाँ तक आ गया है। ठीक है ना, इनिशियल इस पोजीशन में था, फोर्स लगने से इसका पोजीशन यहाँ तक आ गया है। दैट मींस देयर इज चेंज इन पोजीशन ऑफ द बॉडी, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द रिजल्टेंट इज नॉट जीरो। है कि नहीं? रिजल्टेंट क्या है? जीरो नहीं है। यहाँ पे हम लोग का क्या बात है? W एंड R दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर दिए थे, इनका इफेक्ट यहाँ पे नहीं दिखेगा, बट इफेक्ट किसका दिखा? मैं जो फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, जिस डायरेक्शन में मेरा फोर्स है, गाड़ी मेरा उसी डायरेक्शन में मूव किया है। दैट मींस आई कैन से दैट द अप्लाइड फोर्स F इज ग्रेटर देन द फ्रिक्शनल फोर्स। ये जितना फ्रिक्शनल फोर्स था वो फ्रिक्शनल फोर्स से मेरा अप्लाइड फोर्स क्या है? ज्यादा है। ड्यू टू एक्सेस अमाउंट ऑफ अप्लाइड फोर्स मेरा ज्यादा होने के कारण द कार इज बीइंग शिफ्टेड फ्रॉम, इज बीइंग मूव्ड फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस। ये जगह से ये जगह तक मेरा कार आ गया है। समझ में आ गया? सो दिस फोर्स इज नोन एज द अनबैलेंस्ड फोर्स। ड्यू टू द अनबैलेंस्ड फोर्स देयर विल बी चेंज इन द पोजीशन ऑफ ए बॉडी। अनबैलेंस्ड फोर्स के चलते क्या होता है कि एक बॉडी का पोजीशन में चेंज होता है, शेप भी चेंज हो सकता है कि नहीं? बैलेंस फोर्स में अगर शेप चेंज होता है, अनबैलेंस में भी शेप चेंज हो सकता है। ठीक है, बट यहाँ पे नया चीज क्या होने वाला है कि देयर विल बी चेंज इन द पोजीशन ऑफ द बॉडी। बॉडी का जो पोजीशन है उसका पोजीशन में भी बैलेंस्ड फोर्स के केस में चेंज हो जाता है। समझ में आया? एक चीज मैं बता रहा हूं, जैसे कि हम साइकिल का बात कर रहे थे, एक यूनिफॉर्म मोशन में साइकिल चल रहा है, उसके ऊपर जब हम बैलेंस्ड फोर्स लगाए उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं दिखा, है कि कोई असर नहीं पड़ा उसके ऊपर। वो जितना स्पीड में चल रहा था और जिस डायरेक्शन में चल रहा था, है कि नहीं, उसी डायरेक्शन में उतना ही स्पीड में वो चलता गया। कब? जब मैं उसके ऊपर एक बैलेंस्ड फोर्स लगाया, है कि नहीं? बैलेंस्ड फोर्स का इफेक्ट उसके ऊपर कुछ नहीं दिखा। नेट रिजल्टेंट ऑफ द बैलेंस्ड फोर्स वाज जीरो। दैट्स व्हाई देयर वाज नो चेंज इन द डायरेक्शन एंड नो चेंज इन द स्पीड ऑफ द बाइसाइकिल। बट if I will apply
द अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन दैट बाइसाइकिल, अगर मैं उसका बाइसाइकिल के ऊपर एक अनबैलेंस्ड फोर्स लगाऊंगा देन व्हाट विल हैपन, इट्स स्पीड में इंक्रीज, उसका स्पीड बढ़ सकता है। अगर मैं उसको पीछे से लगाऊंगा अनबैलेंस्ड फोर्स, इट्स स्पीड में रिड्यूस, उसका स्पीड भी कम हो सकता है। अगर मैं अनबैलेंस्ड फोर्स का आगे से लगाऊंगा, है कि नहीं, इट्स डायरेक्शन में आल्सो चेंज, है, उसका डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है। और इट में आल्सो कम टू रेस्ट, ये रेस्ट में भी आ सकता है ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, ध्यान दीजिए एक चीज, अगर अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं होता तो क्या होता, अगर आपका ये जो अनबैलेंस्ड फोर्स हम पढ़ रहे हैं, अगर अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं होता तो क्या होता, अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है, अगर ये कार आपका 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड में चल रहा है इस डायरेक्शन में, अगर अनबैलेंस्ड फोर्स उसके ऊपर नहीं लगेगा तो उसी 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में उसी डायरेक्शन में वो चलता रहेगा और रुकेगा नहीं। अगर ये रुक रहा है that is due to the application of an unbalanced force, उसके ऊपर एक unbalanced force लग रहा है जिसके चलते ये रुक रहा है। अगर unbalanced force नहीं लगेगा तो ये रुकेगा भी नहीं। ठीक है, अगर एक बॉडी, अगर ये कार रेस्ट में है तो वो तब मूव करेगा जब उसके ऊपर एक अनबैलेंस्ड फोर्स लगेगा, क्योंकि बैलेंस्ड फोर्स लगने से उसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, उसका रिजल्टेंट क्या होगा, जीरो होगा। So there will be no change in the position of the body. If we want to change the position of the car, then we will have to apply an unbalanced force on it. ठीक है, उसके ऊपर एक unbalanced force apply करना पड़ेगा, then only we can say that the position of the car is changed. ठीक है, so एक चीज आपको मैं फाइनल कंक्लूजन इस अनबैलेंस्ड फोर्स का बताना चाहूंगा। सपोज आई विल से दैट ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी, समझ में आ गया, मैं ये कहूंगा कि ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी एंड ड्यू टू दैट फोर्स इट्स स्पीड इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड, कुछ चेंज हुआ उसका, ठीक है, स्पीड इंक्रीज हो गया या चेंज हो गया, मतलब इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, डायरेक्शन चेंज हुआ, कुछ भी हो। इफ आई विल से दैट there is a force applied on a body, that means you can understand that it is an unbalanced force. उसके ऊपर कौन सी फोर्स लगा, unbalanced force लगा, ठीक है, बैलेंस्ड फोर्स लगता तो उसका रिजल्टेंट जीरो हो जाता, इफेक्ट आपको कुछ दिखता नहीं, ओनली एक ही चीज दिखता हो सकता है कि उसका पोजीशन, मतलब उसका शेप चेंज हो सकता है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट इन ऑलवेज देयर विल बी अ चेंज इन द शेप ऑफ अ बॉडी, हमेशा शेप चेंज होगा उसका कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, बट हो सकता है। बट मैक्सिमम केस में क्या होता है कि अगर हम ये कहेंगे कि एक बॉडी के ऊपर कुछ फोर्स लग रहा है, दैट मींस यू शुड अंडरस्टैंड दैट दिस फोर्स इज एन अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, वो फोर्स आपका क्या है, एक अनबैलेंस्ड फोर्स है। अगर अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं रहता तो अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो वही रेस्ट में पड़ा रहता, अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है तो उसी यूनिफॉर्म मोशन में सेम डायरेक्शन में चलता रहता, रेस्ट में कभी नहीं आएगा, या फिर उसका स्पीड में कोई चेंज नहीं होगा। स्पीड में चेंज हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, एक रेस्ट बॉडी मोशन में जा रहा है, एक मोशन में जो बॉडी है वो रेस्ट में आ रहा है, ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स। ओके, ये सब अनबैलेंस्ड फोर्स के चलते हो रहा है। सो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा देन आप लोग मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डील विद द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ द चैप्टर। अगले नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर का जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है उसको हम पढ़ेंगे, दैट इज द लॉज ऑफ मोशन, दैट इज द न्यूटन्स लॉ। ओके, न्यूटन साइंटिस्ट जो लॉज ऑफ दिए थे मोशन के बारे में, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।